हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम समास पढ़ेंगे। हिंदी में समास, सम धन आस, मतलब सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस मतलब शब्द। संक्षिप्त शब्द परिभाषा से ही क्लियर हो रहा होगा कि दो शब्दों का ऐसा मेल जो एक सार्थक संक्षिप्त शब्द उत्पन्न करे। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को दो अलग अलग शब्दों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद वो एक छोटा सा अर्थ पैदा कर देता है। जैसे एग्जांपल राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, लेकिन उसको हम छोटे से शब्द में क्या कह देते हैं, राजपुत्र। राजा धनपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। गौशाला, गौ के लिए शाला, तो कितना हो जाएगा, गाय के लिए शाला मतलब गाय के लिए घर, तो गौशाला। सिंपली छोटा कर देते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। तो इस तरह शब्दों को छोटा करना क्या कहलाता है, दो शब्दों को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला प्रश्न तो यह है कि समास कितने पर, ये तो परिभाषा आपके लिए है। पहला प्रश्न आ गया आपका कि समास कितने प्रकार के होते हैं, सब समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुव्रीहि समास। ध्यान देंगे, एक एक पे चर्चा करेंगे। एकदम सिंपल शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो, सारा खत्म हो जाएगा। वो आपको एक एक बात समझ में आएगी, फिर आपके प्रश्न फंसने की संभावना एकदम शून्य हो जाएगी। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिसमें देखिए 2 पद होते हैं, पूर्व पद प्रधान। देखिए इसमें 2 पद है, जैसे हमने लिखा राजपुत्र, क्या लिखा है, राजपुत्र। तो राजपुत्र मतलब राजा और पुत्र, राज और पुत्र, तो 2 पद हैं, एक पहला पद है और दूसरा। तो इसको कहते हैं प्रथम पद मतलब या पूर्व पद, और इसको कहते हैं द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। तो मतलब पद माने शब्द होता है। तो प्रथम पद मतलब जो पहले हो वो प्रथम पद, जो बाद में हो उसको अंतिम पद या उत्तर पद का। तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं कि वह बताइए जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव का। ऐसे देखिए तत्पुरुष समास का, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास। कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली पॉइंट है। यहां से भी सीधा प्रश्न आ जाता है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास होंगे। अच्छा, पूर्व पद प्रधान है मतलब पहला पद जो है उसकी प्रधानता दी गई है, वो मुख्यतः होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा यथा और उपसर्ग, यथा उपसर्ग। ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जिसमें यथा लगा हो या कोई उपसर्ग लगा हो। क्या लगा हो, यथा लगा हो या कोई भी उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग आपके 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग हैं। हम उस उपसर्ग पे भी चर्चा करेंगे, सब पढ़ाएंगे। लेकिन आप अभी ध्यान रखिए, जिन्हें उपसर्ग के बारे में ज्ञान है, उपसर्ग पहचानते हैं, उन्हें अव्ययी भाव को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्रतिदिन में, प्रतिधन दिन, प्रति क्या है आपका, उपसर्ग है, दिन। तो जहां भी उपसर्ग लग गया समझ जाइएगा कि वो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, भर पेट, भर भी आपका उपसर्ग है, भर भी आपका भर पेट। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के लिए उपसर्ग यथाशक्ति, यथा से लगा होगा, यथाशक्ति, यथोचित, यथासंभव। ठीक है, ये सब जितने शब्द, अनुरूप, अनुरूप। ठीक है, अनु शब्द क्या है आपका, उपसर्ग है। तो जहां जहां भी उपसर्ग पाए जाएंगे वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका यह है कि यथा लगा हो या कोई भी उपसर्ग। 22 उपसर्ग हैं, उपसर्ग पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जहां जहां उपसर्ग पाए जाएंगे या यथा पाया जाएगा वहां पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास समझिए। तत्पुरुष समास में मैंने बताया उत्तर पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। लिखा है कारक का लोप हो जाता है। कारक, अभी इसके पहले ही वीडियो हमने संपन्न किया है कारक पढ़ा करके। तो कारक जिन्होंने पढ़ लिया होगा या कारक जिन्होंने पहले से भी पढ़ा है उनके लिए समस्या नहीं होगी। आप शब्द को तोड़िए, अगर बीच में कोई भी कारक आता है तो समझ जाइएगा वहां पे क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे भी मैंने यहां उदाहरण लिया था, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र कौन सा समास है, संबंध का की के, राजा का पुत्र। ठीक है, गौशाला, गौ के लिए शाला, है ना। तो यहां पे भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। के लिए प्रकट
के लिए आप कंफर्म कर लीजिए कि के किस कारक में आता है, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने लिखा चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कर्म तत्पुरुष हो जाता है। मन चाहा, है ना, मन से चाहा, जिसको हमने मन से चाहा हो उसे क्या कहते हैं, मन चाहा। जलहीन, जल से हीन, जल से हीन। ठीक है। अब देखिए मन चाहा, मन से चाहा तो करण तत्पुरुष, जब किसी से चाहो, किसी की सहायता से कोई चीज करो तो मन से चाहा, यहां पे भी से है और जल से हीन मतलब जल से हीन दोनों है, तो यहां पे कौन सा क्या नाम है तत्पुरुष होगा, यहां पे कर्ण तत्पुरुष होगा। और जल से हीन मतलब जल से अलग हो गया, कारक अभी मैंने पढ़ा के तो जल से अलग होना, अपादान से अलग होना, तो यहां अपादान तत्पुरुष है। तो यहां पे देखिए, यहां पे कर्ण तत्पुरुष है और यहां पर अपादान तत्पुरुष है। आप पर बीती, आप बीती मतलब अपने पर बीती, में पे पर, अधिकरण में पे पर, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो तत्पुरुष का मतलब कैसे पहचानेंगे, जिस शब्द को तोड़ेंगे, जिस देखिए तोड़ने का अपना एक ढंग है, चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। तो यहां जब आप शब्द को तोड़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर उसके बीच में कारक शब्द आते हैं, अगर कारक आते हैं मतलब कारक का लोप का मतलब इस समय कारक यहां पे छिपा हुआ है, तो जहां पे भी कारक आ जाएंगे तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। सिंपल सा तरीका है। कर्मधारय समास समझिएगा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब दो शब्द मिले होंगे, हमने बताया ना कर्म हमेशा दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। एक शब्द जब दूसरे की विशेषता बताएगा, जब एक शब्द दूसरे की क्या बताए, विशेषता बताए, कि एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, तो समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा समास है, कर्मधारय है। जैसे लिखा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, देखिए मुख की विशेषता बता रहा है चंद्र, चंद्रमा से विशेषता दी जा रही है, तो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान, जहां पे ऐसे लिख जाए, ठीक है, चंद्रमा के समान शब्द आए आपको एक्सप्लेन करने में। या फिर आप ये से समझिए कि अगर एक शब्द दूसरे शब्द के विषय, नीलकंठ, कंठ जो नीला है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष के समान, या जो है पुरुष, महान है जो पुरुष, प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यह इसका अर्थ होगा, प्राणों के समान प्रिय। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, तो इसका मतलब एक शब्द दूसरे शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, उसमें से एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा। ऐसे हम इसको इस तरह तोड़ते हैं, के समान, जैसे चंद्रमा के समान करके, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, है जो करके तोड़ते हैं, के समान करके तोड़ते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी शब्द को तोड़ ले जाएं और एकदम परफेक्ट तोड़ ले जाएं, तो समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। देखिए यहाँ पे एक नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ आप लोग पढ़े होंगे, नीलकंठ कहीं ना कहीं बहुब्रीहि में भी आता है कि नीला है जो कंठ, हम नीलकंठ भगवान शिव को भी कहते हैं, तो इस पे भी क्या नाम है, एक अपवादित है। लेकिन आपके ऑप्शन में पहले आपको जो भी दिया है ये कर्मधारय होता है, फिर उसके बाद आप इसको बहुब्रीहि में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नीलकंठ शब्द है ये आपका कर्मधारय में भी आएगा और बहुब्रीहि में भी आएगा। चलिए अब आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास क्या कहता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। द्विगु से मतलब होता है जो संख्या, जिसमें संख्या लगी हो, जिसमें संख्या लगी होगी वो सभी शब्द क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। कैसे, जैसे त्रिभुवन, तीन भवन, सप्ताह, सात, है ना, 7 दिनों का एक समूह, चौराहा, 4 राहों वाला, ठीक है, दशानन, ठीक है, दशानन, 10 आनन मतलब 10 स्वरों वाला। तो यहां पे जो संख्या, अगर किसी भी शब्द में आगे संख्या लिखी है तो वो कौन सी समास हो जाती है, द्विगु समास हो जाता है। अच्छा, दशानन, दशानन मतलब रावण भी होता है, दशानन का अर्थ रावण भी होता है, तो फिर ये बहुब्रीहि में जा रहा है। समस्या ये आ रही है कि दोनों में आ रहा है, तो हम ऑप्शन किसको चुनेंगे, ऑप्शन आपको उसी हिसाब से दिया होगा, किस हिसाब से कि आपको कर्मधारय, या तो ऑप्शन में कर्मधारय देगा या बहुब्रीहि देगा। बाय इत्तेफाक अगर दोनों देता है तो हमने जहां पे जिसको लिख रखा है पहले आप उसी चुनाव करेंगे। जैसे कर्मधारय दे रखा है, इसमें नीलकंठ को मैंने कर्मधारय में दे दिया है, तो आप इसको पहले कर्मधारय फिर बहुब्रीहि पे चुनाव। अब ऑप्शन में अगर सिर्फ बहुब्रीहि है तो आपको कंफर्म हो जाएगा, दशानन मतलब रावण होता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है।
ठीक। तो द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध होता है, जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें आगे संख्या लगी होगी, समझ जाइएगा वो कौन सी समास है, द्विगु समास। द्वंद्व समास लिखे दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि वह सब जिसके दोनों पद प्रधान हो किस प्रकार का समास है, ध्यान रखना है। तो दोनों पद प्रधान हो। दूसरी चीज, इसके बीच में डैश लगा होता है और लगा होता है, या तो डैश लगा होगा, जैसे ये सुख दुख, माता पिता, ऊंच नीच। अब यही चीज डैश ना लिख करके माता और पिता करके लिख कर दे दे, तो अगर ऐसा डैश या और शब्द लगा करके दिया है तो समझ जाइएगा वहां पे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। लोगों को फंसने की संभावना कर्मधारय और बहुब्रीहि में हो जाती है, बाकी और कहीं फंसता नहीं बंदा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास समझिएगा जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, एक शब्द अपना है, दूसरा शब्द अपना है, दोनों अपने अपने में, ठीक है, लेकिन उससे एक दूसरा अर्थ, उनमें उन शब्दों से कोई प्रधान। जैसे अभी मैं एक ले लू लंबोदर, लंबा भी शब्द है, उदर माने पेट है, वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन लंबोदर एक भगवान गणेश को कहा गया है, तो एक दूसरे शब्द को इंडिकेट करता है। तो जो थर्ड पार्टी होती है वो प्रधान होती है, जिसमें थर्ड शब्द प्रधान होता है, ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, कोई अन्य पद की प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो जैसे इसमें जितने भी नाम होते हैं, जितने भी भगवान के नाम होते हैं, वो सब इसमें लगभग आते हैं। लंबोदर मतलब भगवान गणेश, ठीक है, पीतांबर मतलब भगवान कृष्ण को, जलज जल में उगने वाला, देखिए जल भी और अज माने उगना, जल में उगना, जल भी अपना एक शब्द है, अज भी अपना शब्द है, लेकिन दोनों मिला करके जो शब्द बनता है उसको जलज, जलज माने क्या कहते हैं, कमल, जलज मतलब कमल, एक दूसरे शब्द को इंडिकेट कर रहा है, तो कौन सा, बहुब्रीहि समास। पंकज, पंकज पंक माने कीचड़ में उगने वाला, ठीक है। घन श्याम, घन माने बादल और श्याम माने काला, मतलब जो बादलों के समान काले, मतलब भगवान श्याम, भगवान किसको कहा गया है, भगवान कृष्ण को कहा गया है। तो बहुब्रीहि समास किसमें है, घनश्याम मतलब बहुब्रीहि समास में। तो जो इतने भी भगवान के नाम हैं या जो वाक्यांश टाइप के हैं, जलज इस टाइप के, जलज, पंकज, नीरज, जलद, जो ये शब्द हैं ये सब किसमें आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो ये छइयों है समास। बहुत छोटा सा वीडियो मैंने कोशिश की है और बस इतना ही है, आपको बस वर्ड प्रैक्टिस करनी है। मैंने पूरी बात इसमें लिख दी है, एक बार फिर से चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के होते हैं अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और यथा और उपसर्ग लगा हो। अगर शब्द में पहले यथा और उपसर्ग लगा हो तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसके बीच में कारक होता है। जब आप शब्द को तोड़ेंगे और अगर बीच में कोई भी 8 कारक आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास मतलब जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहे होंगे या एक शब्द को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा होगा, वहां पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, एक शब्द उसमें विशेषण होता है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। कोई भी कह सकते हैं, उपमेय उपमान भी कह सकते हैं, विशेषण और विशेष्य भी कह सकते हैं। द्विगु समास समझिएगा, द्विगु मतलब मैंने बता दिया संख्या का बोध, जिसके आगे संख्या लिखी होगी वो आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा और वो उसमें भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद अपना अपना मुख्य और बीच में डैश या और शब्द लगा होगा, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद, दोनों से मिलाकर एक तीसरा अर्थ शब्द निकले, दोनों से कोई अर्थ ना निकल कर के तीसरा अर्थ निकलता हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जितने भगवान के नाम हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो ये आपका पूरा समास है। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत कम समय में मैंने खत्म किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इतने में ही आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए मैंने उधर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, मैंने क्लियर कर दिया है कि ये सारे शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और उसके दूसरी साइड में मैंने ये भी इसकी नंबरिंग की है कि ये कौन सा समास है। जैसे मैंने लिखा है आगे तो सीरियल नंबर है, पीछे ऑप्शन के नंबर्स हैं। जैसे मैंने लिखा है अजन्मा,
अजन्म मतलब जो जन्मा ना हो, तो आ जो शब्द है, आ मतलब जो अभी तक जन्मा ना हो, आ शब्द जो है वो आपका उपसर्ग है, तो इसलिए वहां कौन सा समास है, अव्ययी भाव। तो देखिए लास्ट में एक लिखा अव्ययी भाव। हाथों हाथ, अब हाथों हाथ में डैश तो दिख रहा है लोगों को, लेकिन हाथ ही हाथ इसका अर्थ होता है, तो हाथ ही हाथ शब्द। अब देखिए यहां पे इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि ऐसे शब्द आ जाते हैं और आप कंफ्यूज होकर के आप या तो द्वंद्व लगा देंगे, कोई भी। हाथों हाथ भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति कौन सा समास है, तत्पुरुष। यश की प्राप्ति, यश को प्राप्त करने वाला, ठीक है। फिर सूर, सूर द्वारा रचित, ठीक है, सूर द्वारा रचित दूसरा क्या सा समास है, तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो यह भी तत्पुरुष समास है, के लिए लग गया। पद्योचित, पद से चित मतलब उच्चित, मतलब पद से अलग होना, तो से अलग होने के सेंस में, तो भी तत्पुरुष समास है। पितरो मातरो, ध्यान समझेंगे, पितरो मतलब पितरो और मातरो संस्कृत शब्द हैं, लेकिन ये कई बार एक दो एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। पितरो का मतलब होता है पिता और माता और पिता, और मातरो का भी मतलब होता है माता और पिता। तो पितरो और मातरो जो है आपको किस में आएंगे, द्वंद्व समास में आएंगे। पंकज मैंने अभी बताया ही है, पंकज किस में आ जाता है आपका, बहुब्रीहि में। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मतलब अर्थात भगवान शिव, मतलब ये भी जितने भगवानों के नाम है वो बहुब्रीहि में आएंगे। फिर दोपहर, दोपहर दो शब्द आ गया, किसमें आ जाएगा, द्विगु समास में आ गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, तो किसमें आ जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। पुरुषों में जो है उत्तम, सॉरी ये आपका कर्मधारय में आएगा, किसमें आएगा, कर्मधारय में आएगा, ठीक। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, तो की मतलब तत्पुरुष हो गया, वो गलती से लिख गया है पुरुषों, ये इसको आप थर्ड बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक, प्रत्यय मान प्रतिधन एक, तो इसमें भी पहला हो जाएगा, मैंने बताया था उपसर्ग होंगे तो प्रत्येक। देशांतर, देशांतर देश के बीच अंतर, अब देखो 10 देशों के बीच, इसको किसमें रखा गया है, कर्मधारय रखा गया है, किसमें रखा गया है, देशांतर मतलब देश के बीच अंतर जो हो, ठीक है। तो देशांतर इसको किसमें रखा गया, कर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, मैंने उनका कलेक्शन लेकर के आपको दिया है, इन्हें भी पढ़िएगा, पूरे रूल्स पढ़िए, बहुत आसान सा सेक्शन है, और संधि भी पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बस आप इतना पढ़ लेंगे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।